हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो 10वां का आज का प्रश्न है 17 फरवरी 2022 का मैथ का। उसको जो है जो भी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग हल करने वाले हैं। और आप लोग ध्यान से देखें कि आपके कितने जो है सही है इसमें से और कितने गलत हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें और अपने अपने आंसर को और मिलाएं और अपने नंबर को जो है चेक करें कि आपकी कितने नंबर इसमें आ सकते हैं। तो पूरा बिल्कुल हम आपको सही सही अभी बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसमें जो भी निर्देश दिया गया है उस निर्देश को हम लोग पहले से जानते हैं, जैसा कि पढ़ चुके हैं पहले भी हम लोग। इसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसमें से हमको 50 को जवाब देना है। 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। 2 खंडों में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में जो है 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना रहता है, जो कि 100 क्वेश्चन रहता है उसमें। और खंड ब में हमें कुछ 2 नंबरी और 5 नंबरी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न और 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब 2 नंबर का प्रश्न 30 होता है, जिसमें से 15 प्रश्नों का हमको जवाब देना होता है। और कुछ यहाँ पे जो है 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें से 4 का हमको जवाब देना होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है निर्देश में, फिर से खंड अ के निर्देश में, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट पर चिन्हित करें। इसको OMR शीट पर दिया जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, आप सब देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, यह थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, सब लोग पढ़े होइएगा। A बराबर यहाँ पे 37 दिया है, B बराबर 4 दिया है, R बराबर इतना 1 दिया है, तो Q बराबर क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं A बराबर BQ प्लस R। इसमें हम लोग को A बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, A बराबर दिया है 37, यानी इसका हम लोग यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं इसी चीज़ का, कि A का जगह पर यहाँ पे 37 दिया है तो हम लोग 37 लिखेंगे, बराबर B के जगह पे 4 दिया है, गुणे 4 में कितने से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा, प्लस में 1 बचना चाहिए। तो 4 नमा 36 प्लस 1 37 होगा, यानी Q के जगह पे हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो 9 है, A ऑप्शन वही हमारा इसका उत्तर है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड के 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 156 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या है 156, 156 को 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 78 आता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगेगा 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, 39, 13 से 3 बार में लगेगा, 13 तिया 39। तो यहाँ पे 2 कितने बार आया, 2, 1 और 1 2 पावर। तो 2 का घातांक जो है वो कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे आंसर इसका हो गया A। 2 का घातांक कितना है, 2। यहाँ पे लिखा है अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 2। इसके घात कितने हैं, 2। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बच्चे ने यहाँ पे टिक लगा चुका है, हम लोग भी हल करते हैं। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन को। लिखा है निम्नलिखित में कौन संख्या जो है अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब जो परिमेय संख्या है उसको हमको यहाँ पे टिक करना है। तो सबसे पहले पहला जो हमारा ऑप्शन है वह √3 लिखा हुआ है, 2 + √3, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय जोड़ा जाता है तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो पहला हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, सो बात नहीं है, यहाँ पे यह अपरिमेय संख्या हो गया। हमको नहीं है उसको खोजना है। यहाँ पे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा, फिर भी वह अपरिमेय संख्या ही होगा। अब यहाँ पे देखिए यह अपरिमेय बटे अपरिमेय है, इसलिए यह भी जो है अपरिमेय संख्या है, √3 बटे √12। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे √3 भी अपरिमेय है, √12 भी अपरिमेय है। √12 को हम लोग हल करते हैं, यह भी अपरिमेय है, इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 का 4 गुने
3 होगा, बटे ये √3 है। चूँकि रूट के अंदर ये भी है और ये भी है तो √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा रूट में 4, और 4 का वर्गमूल दोस्तों होता है 2। इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है और यही इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से 3 का सही उत्तर टी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 0.15, 0.105। इसको अगर हम लोग परिमेय रूप में लिखते हैं तो 105 बटे 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पे 3 0, यानी 105 बटे 1 पे 3 0 है तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर भी 3 हो जाएगा। मतलब जितने 2 के पावर उतने ही 3 के पावर, मतलब 5 के पावर। यहाँ पे 1 पे जितने 0 रहेगा उतना ही 2 के पावर 3 होगा, उतना ही 5 के पावर 3 होगा। तो यहाँ पे क्या करा है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर जो है काटेंगे अगर इसमें एक तो 21 पंचे 5 कटेगा, तो इसके 5 के पावर 2 बच जाएगा इसमें। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 21 बटा 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 होगा। ये बी ऑप्शन इसका सही है। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं ज़रा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे लिखा है, अभी पहला जो ऑप्शन है उसमें अपरिमेय संख्या जोड़ा हुआ, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन में भी यहाँ पे सी में भी अपरिमेय संख्या जोड़ा हुआ, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या हो गया। और डी में भी अपरिमेय संख्या √5 जोड़ा हुआ, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या हो गया। जबकि बी में क्या है दोस्तों 10 जो √100 का वर्गमूल भी 10 ही होगा, यानी 10 और 10 20। और हमने आपको यह भी बताया कि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो जाए वह संख्या जो है परिमेय हो जाता है। तो इस प्रकार से यह 20 आ गया, यह परिमेय संख्या है, तो बी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं 6ठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दोस्तों शांत के लिए हमने बताया था आपको कि हमेशा हर का गुणनखंड करेंगे, उसको चेक करेंगे। हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आएंगे सिर्फ तो वह शांत होगा, वरना अशांत होगा। तो इस विधि से 16 का हम लोग खंड करेंगे। पहला ए है, ए में क्या लिखा है 16 नीचे है, और 16 का गुणनखंड करेंगे तो आपको खाली 2 आएगा। कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब टोटल 4 2 आए। और डबल जीरो है तो डबल जीरो का गुणनखंड तो आपको पता ही होगा कि जितने जीरो होंगे उतने 2 और उतने 5 होंगे। तो इसमें 2 और 5 सिर्फ है, और इसमें 16 में जो है आपको 4 गो 2 है, यानी 2 और 5 सिर्फ आया, तो यह जो है शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही यह शांत हो जाएगा। तो हम लोग अगला को फिर चेक क्यों करने जाए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ऐसे करके देख लीजिए। 21 है, 21 को खंड करेंगे तो 7 गुने 3 होगा। यहाँ बी में देखिए 210 है, नीचे 0 को हटा दीजिए तो 21 बचता है। 21 में 7 गुने 3 होगा। इसमें तो 5 2 होगा 0 में, लेकिन यहाँ पे 7 गुने 3 21 में होगा, इसीलिए यह जो है अशांत हो जाएगा, नहीं कटेगा। एक 88 में देखिए 11 और 8 आता है। 8 तो 2 है, 2 का जो है 8 का तो खंड 2 होगा, लेकिन 11 का खंड 2 नहीं होगा, इसलिए यह भी अशांत हो जाएगा। सी भी गलत हो जाएगा। डी में देखिए 75 है। अब देखिए 3 है, नीचे आएगा 25 या 75, 5 25 और 3 75, मतलब 2 5 इसमें आएगा और एक 3 आएगा। और 3 चूँकि ऊपर से कटने वाला भी नहीं है, इसलिए यह भी अशांत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए ही शांत है। इस प्रकार से आपका आंसर जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं। लिखा है 2 पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा गुने लसा बराबर, मौसा गुने लसा बटे ए बी बराबर क्या होगा? तो मौसा गुने लसा बटे ए बी बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ए एक पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है।
हम लोगों ने पढ़ा है कि मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम बटे में लिया है तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। अगर इसके बटे में हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को लाते हैं तो बच जाएगा उधर एक। तो इसका असली आंसर जो है वह एक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। दोस्तों सह अभाज्य क्या होता है, जिसका मौसा एक प्राप्त हो। तो 14 और 35 का मौसा क्या प्राप्त होगा, 14 का खंड जो है करेंगे तो 7 इसमें भी आएगा और 35 में भी 7 आएगा, तो इसका मौसा जो है वह 7 हो जाएगा, इसीलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है, यह गलत है। दूसरा जो है 18 और 25 है, 18 का खंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिहाई 9 दूनी 18, मतलब 2 3 और 1 5 आएगा। 25 का खंड करेंगे तो सिर्फ 18 का खंड करेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, यानी 2 3 और 1 2 आएगा। और 25 का खंड करेंगे तो 5 25, मतलब 5 और 5 आएगा, मतलब दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, यानी इस दोनों का मौसा जो है आपको एक आ रहा है, इसीलिए यही इसका आंसर होगा। सहअभाज्य संख्या का मौसा एक होता है हमेशा, यह परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है। आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं, सी ऑप्शन को देखिए, 13 चौका 52, जो कि 13 इसका मौसा होगा, और इसमें 21 चौका 84, दोनों इसका भी मौसा 21 होगा, इसीलिए सही ऑप्शन जो है आपको बी है, यही इसका उत्तर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। दोस्तों यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, जिसका खंड किया जा सके। तो 11 का भी खंड नहीं किया जा सकता, तो यह यौगिक संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 21 का खंड किया जा सकता है, तो 21 जो है यह एक यौगिक संख्या है। 31 का खंड भी नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। और 41 का भी खंड नहीं किया जा सकता, यह भी एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए आपका सही उत्तर 21 है। यह एक यौगिक संख्या है, इसी को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, इसी को भाज्य संख्या भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जो है वह बी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन संख्या निम्न में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जिसका खंड नहीं किया जा सकता, या उसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, वह एक और एक वह खुद होगा, मतलब 2 जिसका गुणनखंड होगा वह अभाज्य संख्या होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, 33 को आप खंड कर सकते हैं, 11 से 3 बार में खंड करेंगे तो 33 आ जाएगा, तो यह भी एक संयुक्त संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, तो यह भी गलत हो गया। दूसरा 39 है, 13 तिया 39 होता है, 13 से और 3 से यह कटता है, इसलिए यह भी संयुक्त संख्या हो गया। 38 19 से 2 से कटता है, तो यह भी संयुक्त संख्या होगा। 31 है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 नंबर। यहाँ लिखा है, दो संख्याओं का मौसा 27 है और लसा 162 है, पहली संख्या 54 है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो लसा गुने मौसा बटे पहली संख्या होता है। इस सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा है, इस सूत्र के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, इस हिसाब से हमारा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 27 है, सॉरी लसा मौसा जो है वह 27 है, गुने लसा जो है 162 है, और बटे पहली संख्या हमारा 54 है। आप इसको काटे तो 27 से 2 बार में 54 कट जाएगा, 2 से इसको हम काटेंगे तो 8 दूनी 16 2 इकाई 2, 81 बार में कटेगा, तो दूसरी संख्या आपका क्या आ रहा है, 81। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वह 81 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 81 आपको डी नंबर ऑप्शन है, यही इसका सही आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संख्या है 12 15 और 21 का मौसा क्या होगा। दोस्तों 12 का भी गुणनखंड करेंगे
तो 12 में आपको आएगा 3 × 4, 15 में भी 3 × 5 आएगा, और 21 में भी 7 × 3 आएगा, मतलब सभी में 3 कॉमन है, वही उसका मसा है। तो ये जो है इसका मसा है। आप ज्ञात करके भी देखिएगा, उतना ही आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम होने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, प्लस में यहाँ पे देखिए, चूँकि 6q 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 सब के जगह पे 6q दिया हुआ है। अब देखिए 6q, 6 एक सम संख्या है, और किसी सम संख्या से किसी संख्या में गुना किया जाता है तो वह सम संख्या ही प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी सम संख्या गुना करके इसमें जोड़ा जा रहा है, इसीलिए यह भी सम संख्या गुना करके सम संख्या ही जोड़ा जा रहा है, इसीलिए यह भी सम संख्या हो जाएगा, यह भी सम संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे भी डी में भी सम संख्या से गुना करके क्यू में सम संख्या ही जोड़ा जा रहा है, इसलिए तीनों के तीनों जो है वह सम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सम संख्या से गुना करके विषम संख्या जोड़ा जाएगा तो वह विषम संख्या प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा 6q+1, यानी यह एक विषम संख्या है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। सही उत्तर इसका जो है 13 नंबर का सी हो। 13 नंबर में हम लोग चलते हैं, 14 नंबर में अगले चलते हैं क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या भी होती है, एक पूर्ण संख्या भी होती है, और एक पूर्णांक संख्या भी होती है, लेकिन सब का जो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी होता है, इसीलिए वास्तविक संख्या के अंदर ही ये तीनों के तीनों आता है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है वह डी होगा, एक वास्तविक संख्या होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि 22/7 है। 22/7 क्या है? तो दोस्तों हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया है, या आप भी जानते होंगे, या जहाँ पे भी क्लास किया होगा वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है 22/7 यह एक परिमेय संख्या होता है। तो पाई का जो मान है 22/7 यह एक परिमेय संख्या होगा, जबकि यह जो संख्या है 22 पाई वह जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ए है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग पढ़े होइएगा कि जितने घात होंगे उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा, यानी रैखिक बहुपद होगा तो उसके घातों के उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। द्विघाती बहुपद है, कितने घात है इसमें? 2 घात है, तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर त्रिघाती बहुपद होता तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होती, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपको ऑप्शन बी यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो जैसा कि आप सबको बताया गया होगा या आप भी जान लीजिए कि चर यानी चर का अगर घात ऋणात्मक हो, या चर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है उसको चुनना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि बहुपद नहीं होने के लिए कुछ शर्त होते हैं। वह शर्त होता है कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर बट्टे के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, अथवा चर का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी रूट में नहीं होना चाहिए। तो वह ये सभी के सभी जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से कोई एक आ जाता है तो वह कोई भी एक नहीं आता है तो वह बहुपद हो जाएगा। तो यह भी जो है बट्टा में नहीं है तो यह बहुपद है, यह भी बट्टा में आ गया तो यह बहुपद नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए यह साधारण है, यह भी साधारण है, तो यह तीनों के तीनों ए बी डी यह बहुपद हो जाएगा, और बहुपद नहीं जो होगा वह 1/x-1 होगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है
कि यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, पी एक्स का घात 7 है, जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स, अगर एक्स के पावर 7 है, मान लेते हैं एक्स के पावर 3 से आपको भाग दिया जाता है, ठीक है। पी एक्स बट्टे जी एक्स किया जाए तो क्यू एक्स किया जाता है, सॉरी जी एक्स किया जाएगा, तो फिर क्यू एक्स का क्या करा है, तो क्या चीज़ का मान यहाँ पे छूट रहा है, क्यू एक्स का घात पूछा जा रहा है शायद। सॉरी सॉरी 18 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है। पी एक्स का घात कितना है, 7 है, तो पी एक्स और क्यू एक्स का जी एक्स का जो घात है वो 3 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स क्या होगा, तो पी एक्स का घाट बटे जी एक्स का घाट, इसका 3 कट जाएगा इस 7 से, तो यहाँ पे बचेगा 4। तो जो पी एक्स बटे जी एक्स होगा उसका घात जो है वो आपको बच करके 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 2 है तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो अगर एक्स का वैल्यू -2 दिया जा रहा है बराबर करके, तो एक्स अब -2 है, इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी एक गुणनखंड एक्स प्लस 2 होगा। इसका आंसर बी है, ठीक है, सही उत्तर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के एक शून्यक अल्फा और बीटा हो, क्या कहा जा रहा है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछा जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बटे ए, यह गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है। तो सी का मान निशान यहाँ पे क्या है, 1/a का वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, यानी 1/1 बराबर 1। इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन बी है, 1 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी 1, यही इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, वह कहा जा रहा है आपको कि 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, चूँकि यह त्रिघाती बहुपद है इसलिए इसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, चलो इसको लिखते नहीं है, सीधे समझते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है सी बटे ए, इसका सूत्र होता है। तो इसका सी क्या है, यह 6 है ए, -11 है बी, और सी है -3, और डी जो है वह 2 है। तो सी बटे ए, सी के जगह पे -3 हो जाएगा, बटे ए के जगह पे 6 हो जाएगा, कटेगा तो यह आपको 2 बार में कटेगा, यानी -1/2 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो -1/2 जो है आपको सी नंबर में है ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में।